हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर, जिसमें कि आप सभी को पता है हम टोटल 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। इसीलिए तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज हमारे इस सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्या है डिफरेंस ये है कि भाई जो हम क्वेश्चंस इंग्लिश में दिखाते थे अब वो उनका मैं थोड़ा सा हिंदी में भी दिखा दूंगी, ताकि जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने में वो हिंदी में भी देख सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उन्हीं के बेसिस पे ये भी मैंने किया है। तो आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन। हमें अफ्रीकन यूनियन के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा हिंदी में। तो अगर आप नीचे देखोगे तो ये है हमारा क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, तो ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। तो आप हिंदी में भी देख लो कि अफ्रीकन संघ के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आप जो हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी में देख लो, जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वैसे मैं पढ़ाऊंगी इंग्लिश में। ठीक है, आप क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकी संघ के बारे में बताना है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं लेस देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। बोल रहे हैं कि हाफ से भी कम कंट्रीज हैं अफ्रीका की जो अफ्रीकन यूनियन में है। तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अफ्रीका की है ना वो अफ्रीकन यूनियन में है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है। इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। क्यों दे रखी है? आप एक मैप देखो। ठीक है, ये मैप देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये है अफ्रीका, और इसमें देखो अफ्रीकन यूनियन के एक्टिव मेंबर जो ग्रीन वाले हैं ना, जो ग्रीन वाले वो सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, वो सारे मेंबर्स हैं। और जो ये आपको लाइट ग्रीन माली, साउथ सुडान जो आपको दिख रही है, ये क्या है? सस्पेंडेड मेंबर्स हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि ये वाले जो क्या हैं, जो अफ्रीका में जो उसके मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर्स हैं। देखो जो ये आइलैंड वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे नॉन मेंबर्स हैं। तो ये ध्यान रखना, अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज नहीं है। ठीक है, तो सस्पेंडेड कंट्रीज आप याद रख लो, और तो लगभग सारे ही मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। तो आपको पहली चीज़ पता चलेगी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अफ्रीका की हैं वो अफ्रीकन यूनियन का पार्ट हैं, जो क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है वो 55 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, 55 मेंबर्स हैं। इसमें कितने हैं? 55 मेंबर्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सिरटे डिक्लेरेशन। एक सिरटे डिक्लेरेशन हुआ था अफ्रीकन यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिरटे डिक्लेरेशन हुआ था। और ये जो सिरटे नाम की जगह है ये कहाँ पे है? आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, लीबिया। ठीक है, ये सिरटे डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था? लीबिया में हुआ था। कब हुआ था? 1999। ये तारीख याद रख लो, ये हुआ था सिरटे डिक्लेरेशन 9 सितंबर 1999 को हुआ था। और तब अफ्रीकन यूनियन की उसके डिक्लेरेशन के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, कब हुआ था ये पता चल गया। थर्ड है रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन वाज एडमिटेड एज मेंबर ऑफ G20। इसीलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली G20 में इसका एडमिशन हुआ है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है? हमें रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, अब आप जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखो, अफ्रीकन संघ के बारे में विचार करना था। इसमें आधे से भी कम देश अफ्रीकन संघ का हिस्सा है। बिल्कुल गलत। अभी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स मेनली इसका पार्ट हैं। बोले हैं सिरते घोषणा में अफ्रीकी संघ की स्थापना का आह्वान किया गया। बिल्कुल किया गया। और कब हुई थी? अभी मैंने बताया 9/9/1999 में हुई थी। ठीक है, हाल ही में अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बिल्कुल, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में भी है, जिसके कारण ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें बताने कितने कथन सही हैं, ये आप यहाँ पे बिल्कुल हमेशा निशान लगाना कि कौन से सही पूछे या गलत पूछे। ठीक है, तो हमें सही बताना है, तो केवल 2 हमारे सही हैं और एक स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। ये देखो भाई, हमारी कुछ चीज़ें किसके बारे में? हमारी अफ्रीकन यूनियन के बारे में। कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी अभी। एक तो ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है। ठीक है, 55 मेंबर स्टेट्स की बॉडी है ये। और ऑफिशियली अभी मैंने बताया सिरटे डिक्लेरेशन 1999 में हुआ था। उसके बाद ये 2002 में लॉन्च हुई। और इसने किसको रिप्लेस किया? इससे पहले एक और बॉडी थी अफ्रीकन यूनियन में, उसको बोलते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी। उसको रिप्लेस करके 2002 में बनी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी ये कब बनी थी? 1963 में बनी थी।
और जो अफ्रीकन यूनियन उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिटी, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, जो भी अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स में है उसको प्रमोट करना, ठीक है, यूनिटी, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, एडिस अबाडा इथोपिया में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, एडिस अबाडा इथोपिया में है। असेंबली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, और जो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है वो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना इसके बारे में जो मैंने और भी बता दी आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे ख्याल से आपको देखो अभी मैंने बताया था अफ्रीकन यूनियन दिखाया था, तो इथोपिया यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है, इथोपिया में इसके हेडक्वार्टर हैं। इथोपिया देख लो, एक क्या बोलते हैं, पूरी इसको मतलब कोई भी सी से इसकी बाउंड्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये इथोपिया पूरी लैंड सराउंडेड कंट्री है। और किस किस कंट्री से इसका बॉर्डर मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इरिट्रिया से बॉर्डर मिलता है, सूडान से मिलता है, साउथ सूडान से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा केन्या से मिलता है, सोमालिया से मिलता है, जिबूती से मिलता है, ठीक है। तो इथोपिया कंट्री जो है उसका किस किस से बॉर्डर मिलता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी ये कंट्री आती है इथोपिया, ठीक है। ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसमें हमारी कंट्री आती है इथोपिया, ध्यान रखना। मतलब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका उसमें 4 कंट्रीज आती हैं, पहले भी आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा। एक तो इरिट्रिया, एक जिबूती, एक सोमालिया और एक इथोपिया, ये 4 कंट्री आती हैं किसमें, हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो ये भी चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है भाई। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ ई वेस्ट गुड्स हैव टू इंश्योर दैट सम परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड। बिल्कुल इन रूल्स में ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, उन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उनका सम परसेंटेज है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का वो कलेक्ट और रिसाइकिल हो। सेकंड बोल रहे हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट अलाउ करते हैं ई वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफसेट करने को थर्ड पार्टी को, बिल्कुल भाई कर सकते हैं। थर्ड बोल रहे हैं जो सीपीसीबी है वो कंडक्ट करेगी टेस्टिंग सभी इलेक्ट्रॉनिक और जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ताकि जो कंप्लायंस है हैजार्डियस सब्सटेंस के प्रोविजंस का उसको रिड्यूस किया जा सके। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी का नहीं, रैंडम सैम्पलिंग करेगी। क्या करेगी, रैंडम सैम्पलिंग करेगी, ठीक है। तो सीपीसीबी क्या करेगी, सारों को टेस्ट नहीं करेगी, रैंडम सैम्पलिंग करेगी, रैंडम टेस्टिंग करेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इसमें फिर से मैंने क्या गलती की, मैं भूल गई भाई आपको हिंदी वालों को क्वेश्चन दिखाना, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। तो ये वाला भाई हिंदी वालों का है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के बारे में हमें बताना था। तो आप ये सारी स्टेटमेंट पढ़ के देख लो भाई, ठीक है। तो पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ई वेस्ट हैं उनके उत्पादकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कुछ प्रतिशत एकत्र और पुनर्चक्रित किया जाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। और जो ये सीपीसीबी है, ठीक है, ये सीपीसीबी है, ये खतरनाक पदार्थों के, इसमें बोला था सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परीक्षण करेगा, नहीं, रैंडम सैम्पलिंग करेगा, कुछ का ही करेगा, सबका नहीं करेगा, कुछ का ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कितने कथन सही है, सही तो 2 हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है देखो ये है अपना इंग्लिश वालों के लिए, देख लो भाई अपना क्वेश्चन, और ये है हमारा हिंदी वालों के लिए, ठीक है भाई। देख लो, आप पोज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, पोज कर लो, देख लो, अपना आंसर लगा लो, ठीक है। हम देखते हैं आंसर इसका क्या है। सबसे पहले कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग ट्राइबल आर्ट एंड स्टेट ऑफ देयर ओरिजिन। हमें ट्राइबल आर्ट और उनके ओरिजिन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं पिथोरा आर्ट गुजरात से है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पिथोरा आर्ट हमारी गुजरात से है। गोंड पेंटिंग एमपी से है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा से है, महेश्वरी सिल्क साड़ीज एमपी से है, और डोकरा ज्वेलरी हमारी वेस्ट बंगाल से है। सारी स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। इसी तरीके से जो हिंदी वाले हैं उनको भी मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर लगा लिया होगा, बिल्कुल। ये पिथोरा कला जो है ये गुजरात से है, गोंड, ये सारी हमारी सही दे रखी हैं, ठीक है। महेश्वरी सिल्क साड़ियाँ, ढोकरा आभूषण, ये सारी चीज़ें सही दे रखी हैं, तो हमें सही ही बताने हैं, तो सारे सही हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। जो हिंदी वाले हैं वो भी भाई अपना आंसर देख लो। विश्व खाद्य मूल्य सूचांक के संबंध में आपको बताना है,
ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं FAO इसको जारी करता है। दूसरा है खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक माप है। और तीसरा बोल रहे हैं इसमें प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों के साथ 10 प्रमुख खाद्य वस्तु समूह को का औसत शामिल है। ठीक है, मतलब 10 वस्तुओं का एवरेज लेते हैं जब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली ये चीज़ मेरे ख्याल से इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में देख लेते हैं भाई अपना। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको FAO रिलीज करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। इसको कौन रिलीज करता है? FAO रिलीज करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है ये मंथली चेंज को मेजर करता है, जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज के, बिल्कुल ये मंथली चेंज को वो करता है। थर्ड बोल रहे हैं इसमें 10 मेजर जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनका क्या है? एवरेज है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये याद रखना 10 मेजर फूड कमोडिटीज़ का एवरेज नहीं, 5 मेजर फूड कमोडिटीज़ का एवरेज है। और उस 5 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोड SM याद रख लो। कोड SM का मतलब क्या है? सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स, ऑयल सीड। ठीक है, सीरियल, ऑयल सीड, डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। S से क्या है? शुगर। और M से है मीट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जो भी हमारा ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है उसमें ये 5 कोड SM, ये 5 प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है, इनके एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है, जो भी हम एक्सपोर्ट वैल्यू होती है उसका। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे ही जो भी हिंदी वाले हैं आप सभी को पता है FAO इसको रिलीज करता है, मासिक परिवर्तन का ये माप है, लेकिन इसमें 10 नहीं केवल 5 कमोडिटीज को देखा जाता है, और वो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिख दिए हैं। हमें सही बताना है, तो 2 सही हैं और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हॉलमार्क के बारे में पूछा है। किसके बारे में? हॉलमार्क के बारे में पूछा है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए जो भी इंग्लिश वाले हैं पोज करके। ठीक है, और ये रहा भाई आपके हिंदी वालों के लिए हॉल मार्किंग के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं फिलहाल सिर्फ सोने और चांदी को ही हॉलमार्क के दायरे में लाया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, सोने में अनिवार्य हॉल मार्किंग केवल 22 से 24 कैरेट सोने के आभूषणों पर लागू होती है। थर्ड है जो BIS है, BIS सभी हॉलमार्क वस्तुओं को एक हॉलमार्किंग यूनिक ID नंबर प्रदान करता है। तो आपको इसमें बताना है सही कौन सा है। ठीक है, हम इंग्लिश में देख लेते हैं। हॉलमार्किंग के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं एट प्रेजेंट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ हॉलमार्किंग। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है कि भाई अभी केवल और केवल गोल्ड और सिल्वर को ही हॉलमार्किंग के अंडर लाया गया है। सेकंड बोल रहे हैं गोल्ड में जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग है वो केवल और केवल 22 और 24 कैरेट के गोल्ड आर्टिफैक्ट्स पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी हॉलमार्किंग है वो 3 कैटेगरीज पे है, एक तो 14 और एक 18 और एक 22 कैरेट। ये 24 कैरेट तो है भी नहीं। ठीक है, तो याद रखना गोल्ड की हॉलमार्किंग जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? 14, 18 और 22 कैरेट के जो गोल्ड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड बोल रहे हैं BIS जो है वो असाइन करता है हॉलमार्क यूनिक ID। ठीक है, हॉलमार्क यूनिक ID। ठीक है, इसको बोलते हैं जो सभी हॉलमार्क के आइटम्स पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रही हैं, एक स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिख रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? B। ठीक है, इसी तरह से हिंदी वालों को भी पता चल गया होगा कि आपका कौन सा सही है। ये बिल्कुल सिर्फ सोने और चांदी को लाया गया है, 22 नहीं, 14, 18 और 22 इन कैरेट के जो सोना है उसी पे ये लागू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और थर्ड BIS इसको मतलब निकालता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? B। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताना है। किसके बारे में? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या आता है, कौन से उसके हिस्से हैं, कौन सा उसके पार्ट हैं। ठीक है, मैंने भी ठीक है, पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्स और नॉन टैक्स जो इनकम है, टैक्स और नॉन टैक्स है जो उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। आप सभी को मैंने बताया भी था। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताना है। हिंदी वाले देख लो भाई, आपसे क्या पूछा है, हिंदी के बारे में उतना नहीं पता मेरे को। व्यक्तिगत प्रयोजक आय का कौन सा हिस्सा है? ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोजक आय का हिस्सा आपको बताना है। गैर कर भुगतान जैसा जुर्माना, निगमित कर, व्यक्तिगत कर भुगतान, परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान। आपको विकल्प सही या गलत बताने हैं। ठीक है, अपने हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कौन से बोल रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है, मतलब आपके पास ऐसी इनकम होनी चाहिए जिसको आप खर्च कर सको, वो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लास्ट में आपके पास जो एक पोर्शन बचता है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो,
तो सबसे पहले नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन, इसको तो हम माइनस कर देते हैं, ये तो उसमें आती नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं आता है, वो तो अलग हो गया। पर्सनल टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स को हम माइनस करते हैं तो ये भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आएगा। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाई, अब हाउस होल्ड ने जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट दे ही दी तो वो उनके पास थोड़ी ना बची खर्च करने के लिए, तो ये सारे ही गलत दे रखे हैं। बोल रहे हैं कि कौन सा पार्ट है, कोई भी पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, कोई भी उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पूछा था, व्यक्तिगत प्रयोजक आय के बारे में पूछा था। देखो हम जो भी अब मेरे को हिंदी में नहीं पता भाई, तो आप ये देख लेना, ना ये उसमें आती है व्यक्तिगत प्रयोजक आय में, ना ये आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ना व्यक्तिगत कर भुगतान आता है और ना ये आता है। ठीक है, ये सारे उसमें से माइनस हो जाते हैं, तो हमें सही विकल्प बताना है, सही तो कोई भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें मॉनेटरी बेस के बारे में बताना है। बोल रहे हैं जो भी आरबीआई जो मॉनेटरी बेस को मैनेज करता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, मॉनेटरी बेस में हमारा क्या क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले डिपॉजिट्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड करती है आरबीआई के पास, बिल्कुल वो मॉनेटरी बेस में आते हैं। हिंदी में और देख लेते हैं पहले। ठीक है, मौद्रिक आधार में क्या क्या शामिल है, देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका दे रखा भाई, ये मौद्रिक आधार बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा राशियां, ये तो होता है। सेकंड है आरबीआई द्वारा विनियमित सभी वित्तीय संस्थानों की पूंजी का कुल योग और जनता के पास चलन में नोट और सिक्के। ठीक है, हम अपना इंग्लिश में देख लेते हैं भाई आंसर। ठीक है, मॉनेटरी बेस के बारे में बताना है, बिल्कुल ये डिपॉजिट्स होते हैं। सेकंड है सम टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नहीं ये नहीं होता। ठीक है, सारी कैपिटल जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो आरबीआई जिनको रेगुलेट करता है वो नहीं होता है। थर्ड बोल रहे हैं जो भी नोट्स एंड कॉइन सर्कुलेशन में होते हैं वो सारे आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, मॉनेटरी बेस में। आप ये क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, जीडीपी वगैरह पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा भाई मॉनेटरी बेस क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही ये है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आरबीआई द्वारा ये क्या है, सभी वित्तीय संस्थानों की पूंजी का योग इसमें शामिल नहीं है, और जनता के पास जो नोट और सिक्के हैं वो इसमें शामिल है। हमें सही कथन बताने तो 2 कथन चाहिए और 1 कथन हमारा गलत है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर इन एन इकोनॉमी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, आरबीआई से बोरो करके अपने जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस कर देती है, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्फ्लेशन, इंक्रीज मनी सप्लाई, राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स। ऐसे ही आप हिंदी में देख लो क्या पूछा गया है, सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के कारण किसी अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घाटे के वित्त पोषण। ठीक है, ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग के बताने। निजी निवेश बढ़ा, मुद्रास्फीति बढ़ी, धन आपूर्ति में वृद्धि, रोजगार दरों में वृद्धि। हमें करेक्ट कोड चुनना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होगा, देखो भाई अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करके डेफिसिट को फाइनेंस कर देती है तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसी को देख के प्राइवेट्स भी क्राउड इन हो जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट्स भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। और जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्या बढ़ेंगी, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी डेफिसिट फाइनेंस करती है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया इनडायरेक्ट इफेक्ट है, बढ़ जाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इन्फ्लेशन, महंगाई, अब महंगाई तो बढ़ेगी है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। ठीक है, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। थर्ड है मनी सप्लाई बढ़ जाती है, अभी बताया मैंने, और एम्प्लॉयमेंट रेट वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चारों बढ़ जाते हैं, तो हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, क्योंकि सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। उसी तरह जब ये मैंने बता दिया भाई, जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे लेती है तो इससे क्या होगा, निजी निवेश भी बढ़ेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मतलब मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, धन आपूर्ति में भी वृद्धि होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। उत्तर सही बताना है तो सारे ही सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। किसके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में।
सबसे पहले बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकंड बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म बिकॉज दे आर चार्ज एट हायर रेट देन डायरेक्ट टैक्सेस। Cascading effect of tax is a situation wherein the end consumer of a good or service has to bear the burden of the tax to be paid on the previously calculated tax and a result would suffer an increased price। इसके बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। आप ये इंग्लिश वालों ने शायद पढ़ लिया होगा, ये हिंदी वालों पढ़ लो भाई अपना। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है। बोले हैं अप्रत्यक्ष जो कर है सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है, ना कि किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है। आप सभी को पता है किसी व्यक्ति पे कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। सेकंड है प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी का कर तंत्र कहा जाता है क्योंकि उन पर प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर से शुल्क लगाया जाता है। और थर्ड है कर का व्यापक प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के अंतिम प्रभोक्ता को पहले से गणना किए गए कर पर भुगतान किए जाने वाले कर का भुगतान उठाना पड़ता है और परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई कीमत का सामना करना पड़ता है। तो आपको इसमें से भी सही बताना है, ठीक है। आप अपना आंसर लगाओ, हम अपना इंग्लिश में कर लेते हैं। बोले हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट। आप सभी को पता है बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ना कि किसी प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑफ इंडिविजुअल जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स आर टर्म रिग्रेसिव। देखो इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बोला जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर चार्ज एट हायर रेट। ऐसा नहीं है डायरेक्ट टैक्स से हाई रेट पे होता है, नहीं, ये सभी इनकम ग्रुप पे सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये डायरेक्ट टैक्स से इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है, तो वैसे रिग्रेसिव होता है। थर्ड है कास्केडिंग इफेक्ट। इस टैक्स में ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे जो एंड कंज्यूमर है किसी भी गुड और सर्विस का, उसको टैक्स का बर्डन देना पड़ता है जो प्रीवियसली कैलकुलेटेड टैक्स है उस पर, और इसी तरह से मतलब उस पर ज़्यादा प्राइस लग जाता है, बिल्कुल। इसीलिए इसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको रिग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है? सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ऐसे ही अब भाई हिंदी में इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये प्रतिगामी कर तंत्र तो कहा जाता है लेकिन इसका मतलब तुलना में ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता, सब पे सेम ही लगता है, सब जो भी पर्सन उन पे सेम ही टैक्स लगता है। थर्ड भी हमारी सही स्टेटमेंट दे रखी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये जो 10 क्वेश्चन आप करवाते हो तो ये 5 यहाँ पे क्यों लिख रखा है। 5 करंट के क्वेश्चन होते हैं, 5 स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मेरे को मत बोलना है कि आप 6, 7, 8, 9, 10 लिखो, ठीक है। हमें बतानी है कंसिडर दी फॉलोइंग पॉलिसी मेजर जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। गवर्नमेंट यूज़ करती है किस लिए? नीचे लिख रखा है हमें क्या घटाना है? घटाना है करंट अकाउंट डेफिसिट। हमें क्या करना है? करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है ये पूछ रखा है। बोल रहे हैं कि फॉरेन एड को बढ़ा देती है, अंडर प्रिविलेज नेशंस को एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट सब्सिडीज को इंक्रीज कर देती है। ऐसे ही जो हिंदी वाले हैं भाई वो भी अपना पोज करके देख लेना। सरकार द्वारा निम्नलिखित नीतिगत उपायों का पर विचार करें। विकसित देशों को विदेशी सहायता बढ़ाना, निर्यात सब्सिडी प्रदान करना, आयात शुल्क बढ़ाना। चालू खाता घाटा CAD को कम करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करती है, ठीक है। क्या क्या गवर्नमेंट करती है CAD को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। CAD को कम करना है तो आप अपना आंसर लगा लो, हम ऊपर अपना आंसर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है देखो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना है, ये तो मान ले घाटा है, ठीक है। इस घाटे को हमें कम करना है, गवर्नमेंट को अपनी जो भी घाटा है उसको कम करना है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या फालतू के जो अंडर प्रिविलेज नेशन है क्या उनको फॉरेन एड देगी? उससे तो क्या होगा? हमारा घाटा और बढ़ेगा ना। पहले हम घाटे में हैं, अगर हम किसी को और ज़्यादा फॉरेन एड देते हैं तो इससे हमारा घाटा और बढ़ेगा ना। तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। अगर पहली चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, गवर्नमेंट 2 चीज़ तो करेगी। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट हों, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हों, हमारी एक्सपोर्ट्स पे अर्निंग इंक्रीज़ हो, ठीक है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स पे अर्निंग इंक्रीज हो। इंपोर्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा देगी ताकि एक तो हम उन ड्यूटीज से कमाएं और दूसरी चीज़ ताकि जो इंपोर्ट वाला सामान है वो हमारा कम से कम हो सके। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना करंट अकाउंट डेफिसिट, तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएं और इंपोर्ट हमारे कम हो जाए तो इससे हमारा घाटा जो है वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी थी क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या रिड्यूस करेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड हम रिड्यूस करेंगे लेकिन पहली चीज़ हम नहीं करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट को यूज़ करने के लिए। ऐसे ही भाई इस क्वेश्चन में है
अविकसित देशों को अगर विदेशी सहायता बढ़ाएंगे तो जो चालू खाता घाटा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, घाटा तो कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। निर्यात सब्सिडी प्रयास करेंगे ताकि हमारे निर्यात जो है बढ़ सकें और उनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ सके। आयात शुल्क भी बढ़ा देंगे ताकि ड्यूटीज़ पे हमारा अमाउंट बढ़ सके और बाहर से जो आने वाले सामान है वो कम हो सके, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें क्या सही बताने की कौन सी सही स्टेटमेंट सही है, तो पहला काटते ही तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है बी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको अगर आज का हमारा इनिशिएटिव थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं 10 में से, और इसके अलावा क्या मेरे को ये हिंदी की सीरीज स्टार्ट रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, उस पर भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो उसी बेसिस पे फिर मैं नेक्स्ट जो है डेली बेसिस पे वीडियो लाया करूँगी। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।